गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज बातचीत करेंगे गांधीयन एरा को लेकर के। गांधी जी से संबंधित मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो गांधीवादी विचारधारा क्या है, एक इस पर क्वेश्चन आता है कि गांधीयन थॉट पर एक क्वेश्चन है। तो एक इस पर बात कर लेते हैं और गांधीयन एरा के साथ साथ बात करेंगे जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित एग्जाम में पूछा हुआ है कि गांधी जी हर जितने भी गांधी जी से संबंधित आंदोलन था, हर आंदोलन को महात्मा गांधी जी बीच में वापस ले लेते थे। जितने भी आंदोलन थे इसे बीच में वापस ले लेते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता बरकरार थी। तो गांधी जी को लेकर यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उनकी लोकप्रियता इसके बावजूद बरकरार क्यों थी। तो इससे मेंस के क्वेश्चन पे डील करेंगे और इनका राष्ट्रवाद, गांधी जी का राष्ट्रवाद क्या था, किस प्रकार से उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में सभी लोगों को सम्मिलित कर लिया था। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ देखेंगे कि गांधी जी उस समय के समतुल्य, अगर आप उस समय देखें कि जो दूसरे राजनेता थे उनके समतुल्य इनकी विचारधारा में चेंजिंग कैसे आई, उन्होंने अंग्रेजों का शुरुआती समर्थन क्यों किया। अब एक साल जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बन जाने पर क्या उनकी साख पर बट्टा लगा था। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि क्या उनके साख पर कोई बट्टा लगा था। तो इसको भी डील करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या गांधी जी योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को चलाते थे। तो इन सारे प्रश्न पर आज आपके साथ में बात करना है। लेकिन एक चीज और समझना है कि महात्मा गांधी भारत में आंदोलन शुरू करने के पहले महात्मा गांधी दूसरे प्रांत में भी, खास करके साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन शुरू कर चुके थे। उनका सत्याग्रह और जो उनका नॉन वायलेंस वाला सिद्धांत था वो क्या था, कैसे ये विकसित हुआ, इस पर भी बात करेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ में, जो भी आप पूछना चाहें। तो क्लासेस के सारे लोगों के ठीक है। चलिए अब देखिए कि गांधी जी उस समय में भारतीय राजनीति में आए जब यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरमवादी और गरमवादी, ये दो अलग अलग विचारधारा था और भारतीय राजनीति किस ओर जाएगी एक क्लियर नहीं हुआ था। और इस दोनों के बीच में महात्मा गांधी को एंट्री करना था। आपको याद होगा कि गरमवादियों की भूमिका राष्ट्रवादी अलग रूप से रहा है और मॉडरेट फेज अलग रहा है। तो एक जहां रिक्वेस्ट पर विश्वास करते थे कि हम प्रार्थना करेंगे, ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी थे जो मानते थे कि नहीं, उनको अपना हक छीनना पड़ेगा। और इसके चलते जब जब ये विचारधारा थी तो इससे क्या हुआ कि पूरी राजनीति में एक परिवर्तन आया और महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है। गांधी जी की जो एंट्री हो जाती है तो इसको गांधीयन फेज के नाम से कहा गया है। अब आप देखें कि गांधी जी जब भारतीय राजनीति में आए तो आने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि लिंक नहीं गया है आज भी। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है नहीं पता, फिर भी देख लेते हैं हम। थोड़ा सा 2-3 मिनट का वक्त लेंगे। आप लोग गांधी जी से संबंधित हमने नोट्स आपको भेज दिया है, तो आप उस नोट्स को हमारे यहाँ से शो हो रहा है कि लिंक चला गया है।
लेकिन अब कुछ स्टूडेंट का बोलना है कि आज का क्लास लिंक उनको नहीं मिला है, ढेर सारे मैसेज हैं यहाँ पर। तो ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा, इसको समझना पड़ेगा। और भी लोगों को नहीं किया है क्या? तो बात कर रहे थे कि गांधी जी शुरुआती समय में जब भारत आए, अब एक चीज को समझिए, कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि तिलक या बिपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय हो, गोखले जी हो, इनका एक एक खास अंचल से, एक खास लोकेशन से ताल्लुक था। जिस समय ये लोग राजनीति कर रहे थे कि एक खास वर्ग और एक खास क्षेत्र में इनका ताल्लुक है। लेकिन वहीं अगर देखेंगे कि गांधी जी उसी समय अंतर्राष्ट्रीय छवि बन चुके थे, मतलब गांधी जी को मानने वाले लोग काफ़ी बड़ी संख्या में थे और उनका अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में आ गए थे। तो लोग उनको जान रहे थे कि ये पहले साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चला चुके हैं, चूंकि इनकी पूरी जो कॉन्सेप्ट थी ये सत्य, और इसको देखेंगे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, मतलब ट्रूथ के लिए रिक्वेस्ट करना, आप सही बोल रहे हैं इसके लिए रिक्वेस्ट करना। और ये बहुत टफ ये मानते थे क्योंकि इसको नॉन वायलेंस से लेकर के चलना है। सच के लिए, सच के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, नॉन वायलेंस से करेंगे, तो ये बड़ा टफ काम होता था। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय, इमर्सन और थोरो, लियो टॉल्स्टॉय, इमर्सन और थोरो, ये तीन लोगों से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा गांधी जी रामचरितमानस और गीता का भी अध्ययन किए थे। लेकिन ये तीन जो दार्शनिक थे इनसे बहुत प्रभावित थे। गांधी जी को लगता था कि जो ब्रिटिश दार्शनिक हैं, यूरोपियन दार्शनिक हैं, उनके उनके लॉजिक्स स्ट्रांग हैं और उसको लेकर के अगर चला जाए तो इसका लाभ भारतीय राजनीति में मिलेगा। अब देखिए गांधी जी की राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे आगे आती है। महात्मा गांधी उस वक्त वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। गांधी जी मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता वाली एजुकेशन आ रही है, जिसमें लोग वकील बन रहे हैं, जिसमें लोग बुद्धिजीवी कहे जा रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो गांधी जी मानते थे कि इसमें भारतीय संस्कृति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो वकील बने हैं पढ़ाई लिखाई करके विदेशी कल्चर के अनुसार, वे सिर्फ लोगों को लूटने का काम करेंगे। उनके मन में लालच है, वो केस लड़ेंगे, डेट पर डेट देंगे, इसलिए उनको भारतीय सभ्यता के अनुसार पढ़ना चाहिए। यही लॉजिक वो डॉक्टर में भी लगाए कि डॉक्टर इलाज के नाम पर लोगों को लूटेंगे। वो ज्यादा पढ़ लिख लेंगे, बाकी समाज अनपढ़ होगा तो लूटना शुरू कर देंगे, उनके अंदर सांस्कृतिक विचारधारा ही समाप्त हो जाएगी। तो ये इसको गांधी जी ने कहा था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो गांधी जी जब भारत में आए थे, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दो चीजों को समझना है। सर्वेंट्स ऑफ होम रूल लीग, तो ये दोनों संस्था को महात्मा गांधी ने ज्वाइन नहीं किया था। जब वो भारतीय राजनीति में आए तो दोनों संस्था को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
दोनों संस्था में उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को ज्वाइन कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि अभी किसी को भी ज्वाइन करना सही नहीं होगा। और जब गांधी जी आए तो उन्होंने 1 साल तक भारतीय राजनीति में उसको रिव्यू किया, राजनीति को रिव्यू किया, इसको समझा, और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले उस समय हार्ड कोर मॉडरेट थे, और तिलक जो थे वो हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट थे, और एनी बेसेंट जिसने होम रूल लीग बनाया था, तिलक एक अलग बनाए थे और एनी बेसेंट अलग बनाया था। तो वो एक न्यूट्रल रूप से इन चीज़ों को देख रही थी। गांधी जी से सभी कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन महात्मा गांधी ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और वो हमेशा ये सोच रहे थे कि सभी धर्म को और सभी जाति को, जिसमें हिंदू भी हों, मुसलमान भी हों, पारसी हों, जैन हो, बौद्धिज्म वाले हों, इनको हम लेकर के चलेंगे। चूंकि इनको अनुभव था साउथ अफ्रीका से। आप जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए। एक टोबैको कंपनी थी, उसका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। और वहाँ से उनकी एक राजनीतिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन चुकी थी, जो चीज भारत के किसी नेता का उस समय तक नहीं हो पाया था। तो ये भी कारण था कि गांधी जी आने के बाद ये समझना चाहते थे कि जिस राजनीति को यहाँ पर किया जाएगा, क्या उसमें परिपक्वता आई है। क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि कोई भी राजनीति जब आप करते हैं तो उसमें मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है, और डिसिप्लिन चाहिए। मतलब आप कोई आंदोलन भी शुरू करते हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। बिना डिसिप्लिन का, बिना रूल्स का कोई आंदोलन नहीं चल सकता है। यही कारण था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में उन्होंने शुरू में नहीं किया था। लेकिन जब गांधी जी भारत आना चाहते थे, 1915 में वो फाइनली रूप से भारत आ गए थे, तब तक भारत में और पूरे पूरे वर्ल्ड में तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हो गया था, 1914 में। तो गांधी जी जब भारत आए तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जाए, इसलिए उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस दल बनाया था कि अगर ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जाए तो उनको इससे लाभ होगा, ब्रिटिश सरकार खुश होंगे, वो उनको परेशान नहीं करेंगे हम लोग, तो वो सोचेंगे हमारे बारे में। ये एक विचारधारा उनके अंदर आया था कि वो सोचेंगे हमारे बारे में और हमें जो फ्रीडम हम डिमांड कर रहे हैं वो देंगे। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो गांधी जी का ये विचारधारा था, जिसमें गांधी जी ने जो इंडियन एम्बुलेंस दल बनाया, लोगों की सेवा की और हर प्रकार से ब्रिटिश सरकार को कोऑपरेट किया, तो उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, जिसको जालियांवाला बाग के बाद इन्होंने लौटा दिया था। ये अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी उनको। तो कई उनके मित्र भी बन गए इसी समय में, शंकर लाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक जो थे, वल्लभ भाई पटेल, मनमोहन, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोग उनके साथ में शामिल हो गए। तो इनकी पहले हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके आंदोलन जो है, जिसमें चंपारण आप लोग पढ़े भी हैं कई बार, चंपारण के बारे पढ़ेंगे, खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे, अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक पढ़ेंगे, कैसे आंदोलन बढ़ा घटा, कौन उनको क्या कहा, तो प्लेग बोनस क्या था उस काल में, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इनका
राष्ट्रवाद क्या था, जो क्वेश्चन मेंस में कई बार आया है इनके राष्ट्रवाद को लेकर के। पहला कि इनका राष्ट्रवाद पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने यूज करना चाहा और सभी लोगों के लिए, फॉर ऑल द पीपल। इनकी जो कोशिश थी कि इसमें सारे लोगों का वेलफेयर हो और एक ऐसा सोसाइटी विकसित हो जिसमें वायलेंस नहीं हो, जिसमें लालच नहीं हो, वासना मतलब अधिक पाने की इच्छा, लोभ रहित सोसाइटी। मतलब आप देखेंगे तो जो बौद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है कि आपको कैसे मेडिटेशन की ओर जाना है, तो ऑलमोस्ट गांधी जी ने जो शुरुआती कॉन्सेप्ट रखा उसमें ये विचारधारा रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ में जुड़ जाएं और वास्तविक रूप से गांधी जी के साथ रहें। तो ये विचारधारा के साथ ही महात्मा गांधी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी की राष्ट्रवाद आखिर तैयार कैसे हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं, जो जनता सोच रही है, मतलब थॉट ऑफ पीपल, गांधी जी ने कहा कि जनता जो सोच रही है, ये सोच को, जनता जो सोच रही है इस सोच को पूरा करना है, जनता के इस सोच को समझना है। मतलब अगर आप नेतृत्व करता है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे देश की जनता क्या सोच रही है, इसके मिजाज को समझना होगा। तो अच्छा, लिंक रीमा रानी, बहुत से लोगों को लिंक नहीं जा पा रहा है, इसलिए कम लोग दिख भी रहे हैं अभी क्लास में। अब क्यों नहीं जा पा रहा है ये, चूंकि इस क्लास में हमको लगता है कि 500 प्लस लोग जुड़े हैं, तो क्यों वो लोग बाद में देख रहे हैं। तो आज हम इसको ठीक करवाते हैं टेक्निकली। कुछ हमारा ईमेल एक बार एक सप्ताह पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो हो सकता है इसके चलते दिक्कत हुआ होगा। तो रीमा रानी लिखी है कि आज कल क्लास का लिंक मांगने पर मिलता है। आज इसको ठीक करवाया जाएगा रीमा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि पहले तो लाइव में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते थे, अभी हमने 4 दिनों से देखा कि दिक्कत आ रही है कुछ, तो इसको ठीक किया जाएगा। तो ये बात कर रहे थे कि जनता के हृदय में क्या चल रहा है, इसको जान लेना है। तो गांधी जी का राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध भी नहीं था। मतलब इनका राष्ट्रवाद, इन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों के अगेंस्ट थोड़े हैं, नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश। इन्होंने बोला कि हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम अंग्रेज के विरुद्ध नहीं है और उनके सामूहिक रूप से भी विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम उनकी साम्राज्यवादी सोच का विरोध करते हैं, हम अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे। इनकी जो कॉलोनियल थिंकिंग है, जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक सोच है, साम्राज्यवादी सोच है कि हमको पूरे वर्ल्ड को जीत लेना है, हम इस जीत का विरोध कर रहे हैं, हम इस कॉलोनियल थॉट का विरोध कर रहे हैं। साम्राज्यवादी सोच जो है कि एक ही पूरा वर्ल्ड में एक ही देश बचे और बाकी लोग नहीं रहे, तो इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो उन्होंने अपने, देखिए, 3 चीजों पर ध्यान दिया। पहला कि सरकार से लोग नहीं डरे, उनके साथ आ जाए। पुलिस से लोग नहीं डरे, डरना छोड़ दें। और जो गांव के महाजन और जमींदार हैं,
इनका किसानों को समर्थन मिले, मतलब ये सभी लोगों को जोड़ करके, ये सभी लोगों को जोड़ करके वो उन्होंने ये कोशिश किया करने का कि ये सारे लोगों को जोड़ करके कि इससे जो है आम आम जनता खुश होगी और उसको लगेगा, आम जो जनता है उसको लगेगा कि यहाँ यहाँ के जो लोग हैं तो वो गांधी जी के साथ जुड़ते भी रहेंगे, क्योंकि कॉमन पीपल की समस्या को उठाना ये इनका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। जो गांधी जी की राष्ट्रवाद का जो उनका परिभाषा है। और जैसा हमने बताया कि इनका मानना था कि जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, आधुनिक जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन से, आधुनिक शिक्षा से क्या नष्ट हो रहा है? तो आधुनिक शिक्षा से इन्होंने कहा कि हमारी जो कल्चर है, ये कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमारी, क्यों ऐसा बोले? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि आधुनिक शिक्षा से मानवता समाप्त हो रहा है। तो ये राष्ट्रवादी सोच में रखा कि मानवता आपके अंदर बचनी चाहिए। लेकिन आप जैसे आज ही के समाज को देख लीजिए कि अगर आपको एक सरदर्द भी हुआ है तो उस सरदर्द के नाम पर डॉक्टर आपसे मोटी कमाई कर लेते हैं, आपका एमआरआई करवा देते हैं, सीटी स्कैन करवा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, जो जरूरत नहीं था। तो गांधी जी मानते थे कि पढ़ाई जितनी महंगी होती जाएगी, सीमित लोगों तक होता जाएगा, उतना आर्थिक दोहन बढ़ता चला जाएगा और आम लोग इसके सबसे ज़्यादा लूटे जाएंगे, आम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाएगी। यही कारण था कि वो मानवता पर ज़्यादा फोकस किए। उनकी जो नेशनलिस्ट थॉट थी वह गौतम बुद्ध के ह्यूमनिज्म पर आधारित था। उनका मानना था कि मानवतावादी विचारधारा ही प्रमुख विचारधारा होती है और आज के डॉक्टर, आज के वकील, अध्यापक, जो टीचर हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि एक किसान, एक मजदूर, एक आम आदमी की क्या प्रॉब्लम है। उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि उनको पर्सनल बेनिफिट क्या हो। तो गांधी जी इसलिए एग्जाम में उनका जब राष्ट्रवादी विचारधारा आता है तो उसमें ज़्यादा ध्यान आपको उनके मानवतावादी सिद्धांत पर देना है कि मानवता को सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट समझते थे और ये चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड के लोग मानवता को समझें। और यही कारण था कि रचनात्मक, वो जब दूसरा उन्होंने भारत में शुरुआत किया कंस्ट्रक्टिव वर्क का, जो रचनात्मक कार्य थे इसके, कंस्ट्रक्टिव वर्क, और रचनात्मक कार्य जो हो रहा था इसमें इन्होंने भारत में इसे बढ़ावा देने के लिए ग्राम उद्योग संघ या गौ रक्षा संघ, तालीमी संघ, ये इन्होंने शुरुआत किया कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री शुरू होता है, ग्राम उद्योग संघ बनता है तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, लोग ज़्यादा पूंजी की जरूरत भी नहीं होगी। और साथ ही साथ गांधी जी ये समझते थे कि इस समय भारत में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी खींचतान चल रहा है, तो उस गैपिंग को भी पूरा करना है। अंग्रेज बहुत नाराज हो गए थे बंगाल की क्रांति के बाद में, स्वदेशी आंदोलन के बाद में अंग्रेज काफी नाराज हो गए थे भारतीयों से, और इसलिए उस समय का जो काल था
मॉर्ले मिंटो सुधार आ चुका था भारत में, मुसलमान अलग हो गए थे 1906 में, तिलक वगैरह जेल चले गए थे, गर्मवादियों के हाथ में आंदोलन था लेकिन अधिकांश नेता जेल में थे, और जो बचे हुए नेता थे वो इंडिविजुअल फाइट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, नरमवादी की बात कोई सुनना नहीं चाह रहा था। तो ऐसे में गांधी जी को प्रतीत हुआ कि एक ऐसा सिद्धांत विकसित कर दिया जाए जिससे कि एक एक सूत्र में, एक एकता में सारे लोग फिर से जुड़ जाएं, ये कोशिश की गई। तो गांधी जी उस समय में हिंद स्वराज पुस्तक लिख रहे थे और उसमें कई चीजों का उन्होंने बात किया है। डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों रूप से, सत्ता का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जिसमें गांव में गांधी जी के ही डिमांड पर, जो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 40 है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत है, वो गांधीयन लॉजिक है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी भी होना चाहिए, इंडस्ट्री एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसा आप आज भारत में देख रहे हैं कि 2 4 5 ही गिने चुने बिजनेसमैन है, क्योंकि उस समय जो बिजनेसमैन थे उसमें वो सारे लोग गांधी जी का के अनुसार गांव-गांव में जाकर के काम करते थे, और जैसा गांधी जी बोलते थे कि आप कंस्ट्रक्टिव वर्क को चलाइए, रचनात्मक काम को चलाइए, तो उसको भी किया जाता था। तो ये जैसे जीडी बिरला भी 1920 के बाद जीडी बिरला जब गांधी जी के साथ जुड़े तो उन्होंने रचनात्मक काम काफ़ी किया। आज की बिरला कंपनी भले ही अलग थॉट में चली गई हो, लेकिन उस समय में ये चीज़ें होती थी। अंबालाल जैसे भी उद्योगपति शुरुआती समय से गांधी जी के साथ में जुड़े हुए थे। तो इन्होंने अंग्रेज को वास्तविक जिम्मेवार नहीं माना। ये कभी इन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अंग्रेज नहीं है, वह मॉडर्न विचारधारा है। अगर भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो मॉडर्न थॉट, आधुनिक विचारधारा, ये सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। क्योंकि जिस प्रकार से आप आज ही देख लीजिए ना, आज के समय में भारत में आप देख लीजिए कितने घर में लोगों ने अपने माता पिता को तरजीह दिया है, बुढ़ापे में गाय को तरजीह दिया है और कुत्ते को दिया है। आप देख लीजिए अभी तो लोग कुत्ता बोलते ही नहीं है, उसका भी एक से एक नाम आ गया है। और एक एक घर में हमने देखा कि कुत्ता के लिए मंथली खर्च 15 से 20 हजार रुपये का है, एक कुत्ता के लिए। माता पिता बुजुर्ग आश्रम में रह रहे हैं, कुत्ता पलंग में सो रहा है, कुत्ता खाना नहीं खाया तो पूरा परिवार का लोग टेंशन में है। ये आधुनिक सोच, चूंकि गांधी जी बोलते थे कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु ब्रिटेन नहीं है, ये आधुनिक सोच है। और ये आधुनिक सोच वाले लोग भारत को आंतरिक गुलामी में ढकेल देंगे, आंतरिक गुलामी में ढकेल देंगे। तो ये आंतरिक गुलामी से लड़ने का क्या उपाय है? जैसा आप आज देखते होंगे कि जो लोग, उस समय में भी वकालत बहुत इंपॉर्टेंट था और वकालत आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक गुलामी का क्या अर्थ है? आंतरिक गुलामी का अर्थ है कि हम मानवता को भूल गए हैं। जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रहे हैं, आप देखिए, आप आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले के भारत को आप पूछिए तो डॉक्टर फ्री में इलाज करते थे और बहुत कम खर्च में वो रोग ठीक कर देते थे, बहुत कम खर्च में रोग ठीक कर देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर आप आज के अनुसार देखेंगे
तो पूरी स्थितियां परिवर्तित हुई हैं। आप ये देखेंगे तो चीजें चेंज हुई हैं। अब डॉक्टर सीधा सीधी, सारे डॉक्टर हो सकते हैं ऐसे नहीं हो, लेकिन अधिकांश डॉक्टर तो सीधा लगता है कि यमराज के रूप में बैठे हुए हैं। आप एक बार हॉस्पिटल चले गए तो चाहते हैं कि जिंदगी भर पेशेंट यहीं रहे। टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशन में पढ़ा रहे। देखिए, आधुनिक सोच जो है, जो गांधी जी ने कहा कि उनकी राष्ट्रवादी कोशिश होगी कि लोग भारतीय संस्कृति को समझे, इसका विरोध गांधी जी ने नहीं किया। जो लोग गांधीवादी सिद्धांत को समझते हैं तो उनको ये सोचना होगा कि गांधी जी ने हमेशा ये सोचा कि जो पूंजीपति, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाले वकील, डॉक्टर, अध्यापक, ये हमारे धरोहर को डैमेज कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को डैमेज कर रहे हैं, और इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट आप को लिखना है अपने नोट्स में जब आप उसको डालेंगे तो। अब देखिए, गांधी जी ने रेल की भी आलोचना की, रेल क्रिटिसिज्म किया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि रेलवे लाइन का विकास होने से भारत का अन्न सामग्री, जो गांव गांव में खेती हो रहा है, ये बाहर चला जा रहा है, और जब अकाल हमारे देश में आता है तो हम लोग भूखे रहते हैं, ये महंगा अनाज दूसरे जगह से खरीदते हैं। इसलिए गांधी जी अपने शुरुआती दौर में भारत में रेलवे लाइन के विस्तार होने पर, रेलवे लाइन का विकास होने पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे। उनका मानना था कि पैदल चलने से लोगों में संपर्क बढ़ता है, एक दूसरे से लोग मेल मिलाप में रहते हैं, और अन्य सामग्री और अन्य समस्या पर वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जो चीजें रेल के आने से नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आपको पता होगा कि जब डलहौजी ने 1853 में रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस किया था, और इसको सबसे ज्यादा फैलाया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, तो उसके बाद से हालांकि क्रांतिकारियों ने इसका लाभ भी लिया, लेकिन महात्मा गांधी की सोच थी कि रेल के आने से भारत में जब कभी अकाल पड़ता है तो समस्या आ जाती है, क्योंकि अनाज कहीं रहता नहीं है, और ये उन प्रदेशों को चला जाता है, ये धनी लोग ले लेते हैं, पूंजीपति लोग खरीद लेते हैं आसानी के साथ में। इसका निदान होना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्होंने खादी, ग्रामीण पुनर्गठन और हरिजन कल्याण का कई कार्यक्रम किया है। सभी जाति को जोड़ने के लिए हरिजन कल्याण की शुरुआत की है। खादी, चरखा उद्योग, जिससे उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर हर व्यक्ति काम करे तो ब्रिटिश इंडस्ट्री को डैमेज किया जा सकता है और भारत के लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि भारत में उतना पूंजी नहीं था, तो इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग पर ज्यादा ध्यान महात्मा गांधी देते हैं। ये भी इनकी राष्ट्रवादी विचारधारा थी। तो ये पॉइंट भी आप लिखेंगे, और इसके साथ आप ये लिखेंगे कि धर्म को किसी व्यक्ति का निजी राय बताया गया था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि धर्म व्यक्ति का सारी चीजों को कंट्रोल करता है। धर्म किसी व्यक्ति का सारी चीजों को कंट्रोल करता है, सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ये आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप देखिएगा
भले ही कोई कितना भी बोले कि हम धर्म के अनुसार नहीं सोचते हैं, लेकिन आपके खान पान का तरीका, रहने का तरीका, सोचने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, सारा कुछ कहीं ना कहीं आपके धार्मिक आस्था को मिलाता है। इसलिए महात्मा गांधी ये हमेशा बोलते थे कि उनका ये विचार है कि आप धर्म को किसी व्यक्ति का निजी राय बोल करके उसे पीछे नहीं ढकेल सकते थे। आपको सारे लोगों की धर्म को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ धर्म ही छोड़ दीजिए, आप किसी भी राज्य में चले जाइए तो वहां की संस्कृति और परंपरा आपको अलग नजर आएगी। तो आप कैसे उसे छोड़ सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आएगा? गांधी जी तो लाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक है, मतलब वो किसी विश्वास से जुड़ा हुआ है। आप देखिए अलग अलग धर्म में उनके कपड़ा पहनने का तरीका देखिए, आपको चेंज हो जाएगा। उनका रंग पसंद भी चेंज है, अलग अलग रिलीजन में ये भी चीजें दिखेंगी। उनके खान पान का तरीका में भी बदलाव है। घर मकान के जो फर्नीचर है वो भी आपको अलग दिखेंगे, तो आप समझ जाते हैं कि ये फलना धर्म का लगता है। तो ये तो राजनीति से आप अलग कैसे करेंगे, ये महात्मा गांधी बोलते थे। तो अभी तक आपने अगर गांधी जी को पढ़ा होगा तो गांधी जी के बारे में जो बेसिक चीजें वो तो हम आपको नोट्स में भेज ही दिए हैं, और जो उसके एडवांस वाले कॉन्सेप्ट है तो वो कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का कि गांधी जी की लोकप्रियता क्यों थी, उनकी विचारधारा क्यों था अच्छा। और उन्होंने आप देखे होंगे कि खिलाफत आंदोलन तो खलीफा के लिए था, लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों के धर्म को एक आधार बनाया राजनीति में एंट्री करने का। और खिलाफत कमेटी ने जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष का पद गांधी जी को देना चाहा तो स्वीकार कर लिए। उनको लगा कि 1906 ईस्वी में जो मुसलमान आंदोलन से अलग हो रहे हैं और 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद, मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद जो मुसलमान भारतीय राजनीति से अलग हो रहे हैं उनको फिर से लाया जाए। हालांकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में कि क्या गांधी जी के साख पर कोई बट्टा लगा था? डू यू थिंक द क्रेडिबिलिटी ऑफ गांधी जी वॉज इन अ डेंजर पोजिशन in the year 1919, 1920 at the time of the खिलाफत मूवमेंट? तो इसका आंसर देंगे आने वाले क्लास में। अब देखते हैं कि गांधी जी इतने लोकप्रिय आखिर क्यों थे और क्या इसका कारण था। तो गांधी जी के पहले, जैसा आप जानते हैं कि गांधी जी के पहले राजनीति अलग अलग लोगों में केंद्रित थी, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति को सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र में लेकर के गए। वे आतंकवाद की ओर लेकर के नहीं गए, व्यक्तिगत आतंकवाद की ओर लेकर के नहीं गए, न ही भीख मांगने वाली राजनीति की ओर में गए, क्योंकि उन्होंने जो देश का किसान था, पीजेंट्स और जो लेबर, श्रमिक, आप देखेंगे तो आप चंपारण देख लें, खेड़ा देख लें और अहमदाबाद देख लें। गांधी जी ने इनिशियल फेज में इन्हीं तमाम लोगों को अपने साथ में जोड़ा है शुरुआती समय में। तो ये इम्पोर्टेंट है
कि गांधी जी ने इन चीज़ों को अपने साथ में जोड़ा, और लोकप्रियता उनकी आखिर क्यों हुई? क्योंकि एक तो कि गांधी जी जब जब रेल की यात्रा करते थे तो वो तीसरी श्रेणी में करते थे। आप देखिए, ये इससे लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगे, और आम लोगों का मुद्दा क्या था ये इनको समझ में आने लगा। और इनकी भाषा शुद्ध हिंदुस्तानी रखे थे वो, मतलब बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलना, ये बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलना, ये गांधी जी नहीं करते थे। गांधी जी एक आम हिंदुस्तानी की भाषा बोलते थे। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में। आपको अगर कहीं पर पकड़ बनानी है तो लैंग्वेज आपके जनता के साथ में जुड़ना चाहिए। तो ये उनके अंदर था। तो उन्होंने स्वदेश लौटकर गांधी जी ने खादी और रचनात्मक काम जो किया, खादी को लेकर के और कंस्ट्रक्टिव वर्क को लेकर के, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था उसको लेकर के, इससे इससे भी इससे भी काफी लाभ हुआ गांधी जी को। और वो एक इस प्रकार से, जैसे देखिएगा तो महात्मा गांधी आपको 1920, उनके पहले तो गांधी जी के बारे में इतिहासों में भी लिखा हुआ है कि शुरू में बहुत स्टाइलिश थे, लेकिन 1921 के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही कपड़ा पहना, जो उनका आप धोती वाला जो स्टाइल देखते हैं। तो एक लोकप्रियता आई उनके अंदर, लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है ये आम लोगों के लिए ही चल रहे हैं, अपना पर्सनल चीजें इनके अंदर नहीं है। यही कारण था कि गांधी जी के अंदर लोग अपनी अपने अपने आप को देखते थे। लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी उनकी आवाज है, वो जो सोच रहे हैं वो हर व्यक्ति सोच रहा है। और छोटी छोटी भी कोई जीत हासिल होती थी, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि होती थी, तो हर किसी को लगता था कि गांधी जी जो है उनके चलते उनको जीत हुई है। तो हाँ, राष्ट्रवाद का आंसर समाप्त हो गया। अब हम लोग उनकी लोकप्रियता पर जा रहे हैं। और जो आंदोलन वो करते थे, वो आंदोलन बीच में वापस क्यों लेते थे? आपने देखा होगा कि गांधी जी का आप चंपारण से जो आंदोलन शुरू होता है, खिलाफत असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सारे आंदोलन गांधी जी ने बीच में वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि बीच में वापस क्यों लेते थे गांधी जी, क्या इसका कारण था? आपको इसमें लिखना है कि गांधी जी बीच में आंदोलन वापस लेते थे। पहला पॉइंट देना है कि कोई भी आंदोलन जब बहुत लंबा चलता है, अगर अगर आप आंदोलन का पीरियड लंबा होगा तो उस कंडीशन में आंदोलन वायलेंस की ओर चला जाता है। क्यों चला जाएगा? क्योंकि लोगों की जो धैर्य होती है, जो पेशेंस होती है, ये समाप्त हो जाता है, धैर्य समाप्त हो जाता है। तो गांधी जी को पता था कि अगर अगर आंदोलन में हिंसा हो गया, अगर आंदोलन में हिंसा हो गया तो उस कंडीशन में ब्रिटिश सरकार तुरंत फांसी की सजा दे देगी, मौत की सजा दे देगी, अधिकांश लोगों को दे देगी। इसलिए इसलिए महात्मा गांधी ने वायलेंस और पेशेंस, इसको देखते हुए आंदोलन जैसे ही लगता था कि लंबा चल रहा है तो वो अनाउंस कर देते थे कि आंदोलन को हम वापस लेना चाहते हैं, आंदोलन को वापस लेना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर गांधी जी को लगता था कि कोई आंदोलन अगर हम सिर्फ कर रहे हैं, हम लंबे समय तक कर रहे हैं, तो नीरस हो जाएगा,
आपकी डिमांड पर कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो क्या करते थे कि एक अल्टीमेटम देते थे, एक टाइम देते थे कि हम इतने दिनों का मोहलत दे रहे हैं, हम इतने दिनों का टाइम दे रहे हैं, इस समय सीमा में, इस समय सीमा में अगर आप हमें दे दें, हमारी डिमांड दे दें, तो हम अगला आंदोलन नहीं करेंगे, और नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बताता है कि लोगों के अंदर एनर्जी रखने के लिए, जो कि हर आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगता था कि हम तो हारे नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमने ब्रिटिश सरकार को एक मोहलत दिया है। आप अगर आज के भी आंदोलन को देख लें, जो भी लोग कर रहे हैं भारत में, गांधीयन, आप अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो हुआ था देखिए, गांधीयन फार्मूला पर हुआ था कि हमको एक आंदोलन को बहुत लंबा लेकर के नहीं चलना है, बल्कि 10 दिन 15 दिन अगर हम बैठ जाते, 20 दिन बैठ जाते, तो हम ये बोल करके हटेंगे कि हम चलो सरकार को और 1 महीने का समय दे रहे। भारत का जो किसान आंदोलन भी चल रहा है कि हम 1 महीने का और समय दे रहे, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हम फिर से लौटेंगे। तब तक क्या होगा, 1 महीना तक सरकार को टेंशन होगा, जो गांधीयन विचार यही बोलता है, आप वायलेंस मत होने दीजिए। क्योंकि गांधी जी की जो फिलॉसफी थी कि आप अगर सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो सच में बड़ा दम होता है। तो अपने जो उनके समर्थक थे उनको एनर्जी बचा करके रखना है। अभी कोई आंदोलन, एक बार संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, तो यूपीएससी के गेट पर हिंदी को प्राथमिकता देने को लेकर एक आंदोलन चल रहा था, अभी भी हमको लगता चल ही रहा होगा। 20 साल 22 साल से स्टूडेंट वहां पर एक टेंट लगा करके, 2-4 स्टूडेंट, कभी वो बैठ गए, फिर वो चले गए, तो कोई और बैठ गया कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसको महत्व दिया जाए और यूपीएससी की सारी परीक्षाएं हिंदी में भी हो। पहले तो नहीं होती थी, सारी एग्जाम हिंदी में नहीं होती थी। तो आंदोलन ऐसे ही रह गया। वो लोग ये डिमांड करते रहे कि नहीं, हिंदी वाले को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, हिंदी में ही परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। 22 साल से आंदोलन चल ही रहा है। तो कभी कभी आंदोलन नीरस हो जाता है और उसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो आंदोलन में एनर्जी बचा करके रखना, उसमें वो जज्बा बचा करके रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को हार महसूस ही नहीं हो, ऐसा तो लगे ही नहीं कि वो हार रहे हैं, ऐसा नहीं लगे। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो हार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक अपने से, इच्छा से आंदोलन को समाप्त किया है। और ये चीजें थी। गांधी जी की अगली लोकप्रियता का कारण था कि वे उनके बारे में लोग ऐसा मानने लगे कि ये इनकी जो रिफ्लेक्शन थी गांधी जी की, जो कि देखिए नेता का खुद का रिफ्लेक्शन एक अच्छा ईमानदार छवि होना चाहिए। आप नेतृत्व कर रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं? आप नेतृत्व कर रहे हैं। तो जब आप नेतृत्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन में नेतृत्वकर्ता आप हैं, तो उस कंडीशन में आपकी छवि, खुद की छवि ईमानदार वाली हो। ये गांधी जी हमेशा अपने आप को रखते थे कि उनके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आपने देखा होगा कि गांधी जी पूरे आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ एक ही बार बने हैं, 1924 में बेलगांव में। इसके बाद गांधी जी ने कोई पद लिया ही नहीं। आप देखिएगा तो गांधी जी ने कभी कोई पद नहीं लिया, है ना। गांधी जी पद नहीं लिए, बल्कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी एक बार अध्यक्ष बनने के बाद वो आंदोलन में रहे। जब देश आजाद भी हो रहा था, बहुत से लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं। बहुत से लोग भगत सिंह के फांसी के समय में गांधी जी के साइन करने की आलोचना करते हैं। लेकिन जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी जी कोई पद कहां लिए? वो तो कोई पद लिए नहीं। और भगत सिंह को भी जब फांसी दी गई तो जो जो सिग्नेचर हुआ था, वो सिग्नेचर ये था कि गांधी जी अपना नमक सत्याग्रह वापस लेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस लेंगे। वो चला रहे थे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बदले में जो सिविल प्रिजनर्स थे, सिविल प्रिजनर्स, उनको छोड़ दिया जाएगा, ये एग्रीमेंट हो गई थी। उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर उस समय जो मुकदमा था वो सिविल प्रिजनर्स का था। लेकिन जैसे ही ये साइन हुआ तो जल्दबाजी में उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया। और वो मुकदमा कौन सा डाला गया? वो मुकदमा लगा दिया गया कि वो सैंडर्स हत्याकांड में शामिल है। सैंडर्स, जो लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज का ऑर्डर दिए थे, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और बाद में सैंडर्स की हत्या हो गई थी। तो सैंडर्स का हत्याकांड जोड़ करके जल्दीबाजी में उन्हें फांसी बाकी लोगों को दे दिया गया। तो बहुत से इतिहासकार और आलोचक गांधी जी की क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार का सिद्धांत को लेकर के चला। लेकिन आप समझिए कि गांधी जी एक एक प्लेटफॉर्म तैयार किए। नहीं तो स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय गर्मवादी राजनीति का क्या हुआ? तो गांधी जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस प्लेटफॉर्म में एक बेस बना दिया भारत में कि यहां के लोग जब आंदोलन करेंगे तो उनको आंदोलन का रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया है कि डू यू थिंक गांधी जी वॉज इन अ रेडिकल मूड इन 1942? क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, 1942 में उन्होंने क्रांतिकारी मूड को दिखाया था? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि करो या मरो, डू और डाई। तो जो गांधी जी नॉन वायलेंस के लिए बोलते थे, जो गांधी जी ट्रुथ के लिए बोलते थे, जो बोलते थे कि किसी भी हालत में हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो गांधी जी अचानक से डू और डाई और रेडिकल मूड में कैसे आ गए? तो ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। तो ये गांधी जी से जुड़ा हुआ दो सवाल, उनकी लोकप्रियता कैसे बरकरार रहती थी, और दूसरा ये मेंस के लिए बताए, और गांधी जी का राष्ट्रवादी विचारधारा। ये दोनों, मतलब यूपीएससी में आप जानते हैं कि मेंस में 250 शब्द से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। 250 से बड़ा नहीं आता, 250 से बड़ा नहीं आता है यूपीएससी में। और बाकी जो एग्जाम होते हैं जेपीएससी में, उसमें लंबा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको कम से कम 500 से 600 वर्ड लिखना होगा और एनालिसिस करना पड़ेगा। तो नोट्स तो हम आपको भेज ही रहे हैं क्लास का भी। तो क्लियर है आज का क्लास?
आज तो पहले ठीक करना होगा कि अधिकांश लोगों को लिंक नहीं मिल पा रहा है क्लास का, तो इसको ठीक किया जाएगा, ठीक है।